नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल मेंबर्स, और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, 19 जुलाई को आज हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और इसी बीच में दोस्तों ये चौंकाने वाले आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे एफआईज ने माल नहीं बेचा है। कैश मार्केट में अगर आप देखें तो उनकी तरफ से 1500 करोड़ के आसपास बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या डीएस ने बहुत माल बेचा? नहीं दोस्तों, डीएस ने ऑलमोस्ट 450 करोड़ के लगभग ये माल बेचा। तो हो सकता है कि रिटेल पब्लिक में के अंदर एक चीज़ होगा कि क्या पता कैसा बजट आने वाले कल में आ सकता है। वो नर्वसनेस दोस्तों हमने बहुत सारे बजट में देखा भी है, और बजट के पहले कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का जो रिवाज है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि अभी तक दोस्तों 19 दिन तो हो चुके जुलाई में, 21,000 करोड़ के आसपास बाइंग एफआईएस कर चुके हैं। और दोस्तों अभी भी शुरुआती जैन के महीना से एफआईएस 1 लाख करोड़ का सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें दोस्तों जुलाई में उनकी बाइंग आने से हम जो ये आंकड़े 1,25,000 30,000 करोड़ के आसपास पहुंचे थे, उसमें राहत भरी खबर हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों मुझे तो पता नहीं कि बजट कैसा आएगा, लेकिन मार्केट में बहुत सारे अनुमान हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद ठीक रहेंगे, नहीं टूटेंगे तो शायद आने वाले दिनों में बाजार गिरने के बाद रिकवर भी कर सकती है। सबसे पहले अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, विप्रो के टॉप लाइन जिसको हम रेवेन्यू बोलते हैं वो बहुत ही अच्छे नहीं आए, और किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाँ पे टीसीएस के नंबर, इन्फोसिस के नंबर्स ने बाजार को चीयरअप किया। कल दोस्तों इन्फोसिस एडीआर में 8-9% के आसपास तेजी थी, लेकिन दोस्तों विप्रो एडीआर की बात की जाए वो 11% डाउन है। अब दोस्तों विप्रो जैसी बड़ी कंपनी अगर पोस्ट उनके नंबर्स के बाद 11% डाउन में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो एक चिंता का विषय होता है। तो जी हाँ दोस्तों, जितने आईटी के नंबर्स हम लोगों ने रोबस्ट देखे या गाइडेंस काफ़ी अच्छे देखे, विप्रो के नंबर्स की बात की जाए, पैट के फिगर तो कैसे पूछे ओके ओके टाइप लगे, बट रेवेन्यू के फिगर से मुझे भी काफ़ी निराशा हुई है। तो की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो Q1 के रेवेन्यू एस्टिमेट थे वो मिस होने की वजह से इसमें काफ़ी फॉल हमें देखने को मिली। और कल के दिन दोस्तों उल्टा हुआ था, जहाँ पे इन्फोसिस के Q1 के रोबस्ट नंबर्स ने सबका दिल जीता था। तो हो सकता है कि निफ्टी आईटी में गैस अभी के टाइम काफ़ी तेज़ी है, तो ये जो फॉल है आने वाले कुछ सप्ताह में रिकवर भी हमें दिखाई दे। लेकिन अभी तक दोस्तों जितने मैं टेक जाइंट के नंबर्स देख रहा हूँ, एचसीएल टेक, टीसीएस, बात की जाए इन्फोसिस, उसके तुलना में गैस विप्रो के नंबर्स मुझे उतने सॉलिड दिखाई नहीं दे रहे। बीच में दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा इधर पे, ये कि आपको क्या एक केमिकल इंडस्ट्री पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए क्या? अगर चाहिए होगा तो बताइएगा। मैंने दोस्तों ये जब पढ़ा ना कि 2024 में बजट में ये होप हो रहा है कि केमिकल प्लेयर्स को पीएलआई का बूस्ट मिल सकता है, अगर उनकी इंडस्ट्री में जो डिमांड है अगर वैसा हुआ तो जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी के केमिकल्स के नंबर्स ने मुझे दोस्तों बहुत सरप्राइज़ किया, जो एस्टीमेट से काफ़ी ऊपर है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इनकरेज करें, जहाँ पे मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर तगड़ी रिसर्च के संग आज एक कंपनी के जो नंबर्स आए हैं ना उसको डिकोड किया जाए। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो आज की रात को 11 बजे के लगभग चाहिए फिर नहीं चाहिए। चाहिए होगा तो मैं ज़रूर केमिकल्स को लेके अपने वीडियोस को बनाऊंगा, जिसमें एसआरएफ से लेके दीपक नाइट्रेट, एल्की लेमेंस, सारे के सारे जो स्टॉक्स होंगे उसका जो ओवरव्यू है मैं आपसे साझा ज़रूर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए यूनो मिंडा की, कोई घबराने और डरने की बात नहीं है। अगर कंपनी साढ़े 500 के लेवल से 1200 के आसपास जाएगी, 120% के आसपास पैसे बना के देगी, क्या दोस्तों वो 20-30% के पुल बैक को डिज़र्व नहीं करती? अगर आप सोचते हैं कि बाज़ार में सिर्फ और सिर्फ तेज़ी हो, आप गलत प्लेटफॉर्म पे है दोस्तों। बाज़ार में गिरावट होगी तो कोई नहीं बचेगा। तो यूनो मिंडा की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, फिर से हमें बाइंग रेंज के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में आपका वक्त मांगती है। अगर आप वक्त देने के लिए ओके हैं तब के पैसे बनेंगे, वक्त नहीं देंगे टॉप पे खरीद लेंगे तो ये आपकी फॉल्ट है। जब दोस्तों स्टॉक में ब्रेकआउट की संभावना थी, मैंने कितने बार यूनो मिंडा को कवर किया था, आपको याद होगा।
उसके बाद क्या हुआ, क्यूनो मिंडा में अच्छे पैसे बने। अब दोस्तों जब खरीदने की लेवल्स होते हैं तो मैं डिस्कस करता हूँ, आप ऊपर के लेवल्स में 1200 के आसपास खरीदेंगे और फिर पूरा फुल पूंजी लगा के, वो चीज़ सही नहीं है। अगर आप अच्छी जगह पे इसको एवरेजिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रोल प्ले करते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस एक शानदार कंपनी है। और जितना गिरे दोस्तों लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 3-5 साल 10 साल के हॉरिजन से आप इस कंपनी को SIP करें, बट उससे पहले 23 जुलाई का जो बजट है ना उसको आप ज़रूर देखें। बात कीजिए एंजल वन की, डुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी दोस्तों एंजल वन की बात कीजिए 2100 के नीचे, लेकिन दोस्तों मोतीलाल ओसवाल की चौंकाने वाली रिपोर्ट के संग ना 3300 के आसपास टारगेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये मोतीलाल ओसवाल का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका मानना है। क्या मेरा ऐसा मानना है? तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कंपनी में जितना रफ्तार से गिरावट हुआ है ना, शायद कुछ ज़्यादा ही फॉल हमें दिखाई दिया है। बस बहुत ख़राब थे नहीं दोस्तों, नंबर्स बहुत ख़राब नहीं थे, लेकिन यस Q1 के नंबर्स के बाद Q2 में जो सेबी ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं ना, उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। तो इनके पास दोस्तों एक ही बेस्ट ऑप्शन है, जो भी दोस्तों इनका इनकम अगर सेबी के नियम की वजह से कम होगा ना, ये पास ऑन कर दे कस्टमर पे और म्यूचुअल फंड को एक्सपेंड करके अपने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो सेलिंग प्रेशर होगा। तो फिबोनाची पैटर्न का 38.2% के आसपास लेवल ब्रेक हो गया है, जो आने वाले कल में साइकोलॉजिकल लेवल 1950 से लेकर 2000 के आसपास जाने की संभावना रखता है। उस लेवल पे 215 के पी में 2.5% के आसपास यील्ड मुझे बहुत शानदार लगता है। मेरा कैसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा भी हो सकता है किससे और भी गिरावट हमें देखने को मिल जाए, बट मुझे कैसे 15 के पी में 2.5% के आसपास यील्ड, 40% के आसपास ROE बहुत ही शानदार लगता है। इन सब कंपनी को दोस्तों इस लेवल पे मैं बिल्कुल भी बेचने के लिए रेडी नहीं हूँ। उल्टा का दोस्तों मेरे जो ग्रिड का लेवल है वो काफ़ी बढ़ रहा है, बिकॉज मुझे कंपनी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई पड़ रही है। और 4000 का स्टॉक हमें भी 2000 के आसपास दिखाई दे रहा है। बात की जाए E2E नेटवर्क की, जिसको मैंने हाल फिलहाल में ही 3-4 बार कवर कर दिया है। इवन कल भी दोस्तों मैंने इसको लेके कवरेज दी थी, और आज हमें फिर से अपर सर्किट में फ्रीज लगता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब मार्केट में इतनी क्राइसिस हो गई आज के दिन, पर इस कंपनी को दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भी है। दोस्तों कंपनी के नंबर्स काफ़ी धुआंधार थे, शानदार थे, और यही रीज़न है कि कंपनी 100 के पी मल्टीपल पे चल रही है। 120 का पी मल्टीपल दोस्तों काफ़ी हाई होता है, महंगा होता है, और कंपनी ऑलरेडी रनअप कर चुकी है। लेकिन ये क्योंकि फ्यूचर बिजनेस मॉडल है, उसी की वजह से कंपनी हाई प्रीमियम में ट्रेड कर रही है। चूँकि कंपनी छोटी है तो ऑफकोर्स काफ़ी ग्रोथ भी है, लेकिन तो ध्यान रखिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स अगर उन सब में क्राइसिस बढ़ती है ना, या फिर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, तो शायद उसको E2E नेटवर्क में सर्किट खोलेगा, और उसके बाद आप छोटे छोटे क्वान्टिटीज़ में ऐड करने का सोच सकते हैं। बट 1 दिन 2 दिन का कारोबार मत करिएगा, आने वाले 3 साल 5 साल का सोचिएगा। निवेशित हम तो कंटिन्यू करें, वरना आप थोड़ा सा सर्किट हटने का वेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज की बात कीजिए हम, तो हमें 5% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के दिन केमिकल्स के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर नहीं। अगर चाहिए होगा तो पार्ट 1 दोस्तों मैं आज रिलीज़ करूंगा, और सेकेंड पार्ट आने वाले दिनों में, जहाँ पे केमिकल्स को लेके ना जल्दीबाजी करना गलती बात होगी। बिकॉज अभी का इस केमिकल्स में एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो आरती ने कहा इस लास्ट 2 क्वार्टर में जो नंबर्स से अबव एस्टिमेट दिए थे। आपको ऐसा लगता है कि आरती 1100 का स्टॉक 650 के आसपास है, तो ध्यान रखिएगा आरती फार्मा लैब को भी दोस्तों ऐड करिए। उसको भूलिए मत कि आरती फार्मा लैब के शेयर भी ना आपको मिले थे। रही बात कंपनी के फंडामेंटल की, वो तो गैस काफ़ी मजबूत, और पिछले कुछ समय से काफ़ी हमें अच्छा रिकवरी भी देखने को मिला। इनके कैपेक्स प्लान 25 और 26 में काफ़ी ह्यूज है। मैं कोशिश करूँगा कि आरती पे भी इनके नंबर्स के बाद एनालिसिस किया जाए। बात कीजिए HCL की, तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से एक ऐसी गाड़ी बनी थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बट उसमें एक पॉज लगता हुआ देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। जो ऑफकोर्स जो फ्रॉथ है, जिसमें एक्सटेंसिव रैली हो रही है ना, वो जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और फिर से कैसे धीरे धीरे कंपनी हमें बाइंग जोन आने वाले कल में ऑफर कर सकती है। तो ऐसा लगता है कि डिफेंस में आने वाले कल में और भी फ्यूचर है। मोदी गवर्नमेंट की बात कीजिए, और भी पुश और बूस्ट दोनों करेंगे, तो उनके लिए तो गैस बात ही ख़त्म हो गई, होल्ड करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। रही बात कितनी गिरावट होगी, ये दोस्तों कोई बता नहीं सकता। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, वो काफ़ी मजबूत है, बोल के कंपनी इतना भागी है। अब इतना भागेगी तो छोटी मोटी फॉल तो कभी भी होगी, लेकिन देखना बनता है कि बजट में और ऑफकोर्स इनके क्वार्टरली अपडेट में हमें क्या कहानी दिखाई दे रही है। पीएल पॉलिटिक्स की बात की जाए, एक शानदार बिजनेस मॉडल है दोस्तों। इस बिजनेस मॉडल की बात की जाए, मुझे काफ़ी पसंद है। अब रही बात प्राइस की, जो पिछले कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, भाग रहा है, गिर रहा है, भाग रहा है, यही कहानी हमें दिखाई दे रही है। चार्ट की, तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को कंपनी अभी फॉलो कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये ट्रेंड लाइन
सपोर्ट के रूप में कंपनी सस्टेन करती है। तो यहाँ से गैस बहुत बार मल्टीपल टाइम इनको सपोर्ट मिला है। तो हमें देखना बनता है कि इस सेक्टर में क्या रिवोल्यूशन होगा। रही बात कंपनी की, तो बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर माना जाता है। फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू गैस कंपनी काफ़ी अच्छी है, निवेशित है। तो पैनिक ना करें, और निवेश करना चाहते हैं तो फंडामेंटल्स को देख के आप अपना कॉल ले सकते हैं। टेक की बात की जाए, कल दोस्तों मैंने बीती रात को इसको लेके कवरेज दी, और जहाँ पे दोस्तों मैंने इस कंपनी का इतिहास बताया, और ऑफकोर्स आने वाले कल का जो प्रोजेक्शन है उसको भी आपके सामने अनबायस्ड होकर रखा। ये भी बताया कि कंपनी प्राइस ही वैल्यूएशन पे तो है, बट कंपनी ने दोस्तों जो 4 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की है ना, इसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका डिमांड काफ़ी ह्यूज होगा, और जिसके वजह से 100% का रेवेन्यू गाइडेंस है। दोस्तों मैं देखता हूँ कि बहुत सारी कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस, मैं आईटी का देखा ना दोस्तों, 1 2 3 4% के लगभग है। इस कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस 100%। अब ऐसा रेवेन्यू गाइडेंस रहेगा तो कंपनी में ऑफकोर्स जो डिमांड है वो बढ़ सकता है। कंपनी दोस्तों टॉप लेवल पे ही है, तो छोटी मोटी पुल बैक में घबराए ना, एसआईपी आप कर सकते हैं। निवेशित है तो कंटिन्यू करें, बिकॉज इस हिसाब से गैस कंपनी रिटर्न दी है ना, वो काफ़ी मतलब मैसिव है, और बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स हमने पिछले कुछ समय से देखा है। तो कंपनी की फ्यूचर प्लान भी काफ़ी रोबस्ट दिखाई दे रहे हैं। इन्फोसिस की बात की जाए तो एस यूजुअल दोस्तों, हम लोगों ने जो कल डिस्कस किया था कि इन्फोसिस में आज हरियाली ही देखने को मिलेगी। तो इन्फोसिस आज इनिशियल आवर में 3-4% ऊपर था, आज में फिर से 52 वीक का हाई देखने को मिल रहा है। कंपनी का दोस्तों 7.5 लाख करोड़ के आसपास जा चुकी है, जो कंपनी इतनी बड़ी आप कंसिडर कर सकते हैं। इस कंपनी के दोस्तों बुरे से बुरे फेस में मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। इवन दोस्तों कल मैंने आपको दिखाया भी था कि आईटी को लेके हमारा अनुमान क्या था। आईटी ने तो गैस बहुत सारे अनुमानित नंबर्स अच्छे पेश किए, और ऑफकोर्स आईटी में एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला, और इस कंपनी में भी क्लियर कट ब्रेकआउट है, जिस कंपनी को 1950 के आसपास और 2000 के आसपास आने वाले कुछ दिनों में पुश कर सकता है। उसके बाद कैसे कंपनी निकलती है तो बहुत ही अच्छे पैसे बनेंगे, बिकॉज टेक्निकल ब्रेकआउट इंटायर आईटी में हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। क्या निफ्टी आईटी की तरह निफ्टी के मतलब माफ़ करिएगा जो केमिकल सेक्टर है उसमें तेज़ी होगी? यही दोस्तों प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ। की बात की जाए तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बट यस हमें देखना है कि Q1 के नंबर्स कैसे। मैं देख रहा हूँ कि Q1 के नंबर्स के पहले पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में उतना हलचल नहीं है, लेकिन यस एक चीज़ दोस्तों इस कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी है इसका वैल्यूएशन। 12 का पी में दोस्तों मुझे बहुत बड़ा डाउन साइड नहीं लगता। इनके फंडामेंटल जो नंबर्स हैं अर्निंग्स है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोस्तों 150 के लेवल से भाग के 550 के आसपास भी गया था, और वहाँ से हमें फिर से 10% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये कैसे होता है, कंपनी अच्छी है तो होल्ड करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। और जिनकी रैली मिस हो गई थी अपने करंट सपोर्ट में आप चाहें तो जो भी लेवल्स आप फाइंड करते हैं, चाहे वो फिबोनाची हो या फिर करंट सपोर्ट हो 20, 50, 100, 200 दिन का मूविंग एवरेज हो, जिसको आपको अच्छा लगता है आप अपना प्लान कर सकते हैं। टेक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीक कंपनी के Q1 के नंबर्स आएंगे। टाटा टेक के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन टाटा एलेक्साई की दोस्तों जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है उसमें नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी में ब्रेकआउट तो हमें देखने को मिला था, और फिर से थोड़ी बहुत फॉल हमें दिखाई दी है। कंपनी दोस्तों जो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है, और आने वाले कल में पैसे बनने की क्षमता दिखाई देती है ना, उसको आप होल्ड करें। बीच में कैसे कंपनी एक कॉन्सोलिडेशन फेज़ में थी, हमने कैसे इस कंपनी का पूरा इंटायर रैली विटनेस किया, और ऐसा नहीं दोस्तों कि लाइन वाइज ऐसे रैली हुई है। मैंने कैसे बहुत बार देखा है कि इस कंपनी में 5%, 7%, 10% का फॉल बहुत बार हुआ है। इवन दोस्तों कोटक सिक्योरिटीज़ ने तो इसको 940 के आसपास टारगेट दिया था इसके पहले, और उसकी वजह से स्टॉक गिरा भी था। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आज स्टॉक 2000 के आसपास है ना, तो कंपनी दोस्तों अच्छी है। 1909 का आज हमें हाई लगता हुआ देखने को मिला, लेकिन उसके बाद उस लेवल से हमें 90 और 100 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिल रहे हैं। तो KPIT आज से नहीं बहुत पुराना पिक है, बिकॉज इस कंपनी में हमने ग्रोथ देखा है, और जहाँ पर दोस्तों इस ग्रोथ रहता है ना स्टॉक में, वो लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनाती है। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इनके नंबर्स के बाद आज जो हमें रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं वो 3% नेगेटिव है। तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि मुझे नंबर्स कैसे लगे। मुझे नंबर्स ऑफकोर्स एक रेंज बाउंड लगे और ठीक लगे। फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक है, ख़राब नहीं मैं बोलूँगा। लेकिन यस 4 दिन पहले हमें न्यूज़ देखने को मिली थी कि कैसे व्हाट्सएप के संग इनके एक बड़े डील की बात की जाए वो इंक होते हुए दिखाई दिए हैं। सब जैसा दोस्तों बड़ा कंपनी अगर इनको डील देता है, इनके संग पार्टनरशिप करता है तो एक अच्छी बात मानी जाती है। रही बात कैश फ्लो से लेकर कंपनी के फंडामेंटल्स की, कंपनी के रिजर्व्स की और कंपनी के साइज़ की, तो कंपनी वही 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो डिविडेंड भी देती है और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। ये लेवल दोस्तों अभी भी एक सपोर्ट के रूप में बना हुआ है। तो ऑफकोर्स पुराना जो हाई है
अगर वो कंपनी तोड़ती है तो पुराने सबसे लंबे हाई 2000 के आसपास आने वाले दिनों में ये जा सकती है, बट उसके लिए गैस जो बीच में इनका जो हाई था वो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। नंबर्स में दोस्तों टॉप लाइन में जो बेस है 1000 करोड़ का वो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको मैं पॉजिटिवली कंसिडर कर सकता हूँ। इनकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, है तो ये 36 रुपये का स्टॉक, बट बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में ये दिखाई देता है। बिकॉज कंपनी के साइज़ की बात की जाए वो तो 18,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन कंपनी के प्राइस की बात की जाए वो 36 के आसपास चलती है। कंपनी की बात की जाए टेक्सटाइल में काम करता हुआ देखने को मिलता है, और केमिकल में भी दोस्तों इसका रुचि है। कंपनी में पिछले कुछ समय से उतने पैसे नहीं बने लास्ट 1 आध साल से, बट जिनके दोस्तों पैसे बने वो बहुत ही अच्छे पैसे बने, और कंपनी उस फेज़ में ना 8-10 गुना हो गई। टाइम देना पड़ता है कंपनी का उस एंगल से। अगर आप साइज़ की और प्राइस की बात की जाए उसमें काफ़ी मजबूत है। हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जो एस्टिमेटेड नंबर्स था उससे नंबर्स थोड़े बहुत ख़राब देखने को मिल रहे हैं, मतलब बिलो एस्टिमेट। तो जी हाँ दोस्तों, विप्रो के नंबर्स भी आपने देखा उतने अच्छे नहीं आए। रिलायंस के नंबर्स में भी एस्टिमेट मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात HDFC बैंक, अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस रिलायंस की बात की जाए टेक्निकल ब्रेकआउट तो हमें देखने को मिल रहा है, बट जो नंबर्स हैं इसको मैं मिक्स नहीं बोलूँगा, जो एस्टिमेटेड नंबर्स है उससे थोड़े से पुअर है। बच्चों की रिलायंस है, हाथी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और इसका चालना बाज़ार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी, अगर HDFC बैंक, रिलायंस, अगर विप्रो, ये सब कंपनी अगर बाज़ार को डिसअपॉइंट करती है ना, वही बाज़ार को प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा, और इसके चपेट में जो ओवर वैल्यूड मिड कैप स्मॉल कैप है वो भी आ सकते हैं। अच्छी कंपनी के नंबर्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो उधर पे घबराएं ना, बिकॉज बाज़ार का साइकिल है। बहुत तेज़ी आती है तो प्रॉफिट बुकिंग होता है, बहुत गिरावट होती है तो डेड कैट बाउंस होता है, और डेड कैट बाउंस के बाद ट्रेंड रिवर्सल के बाद फिर से एक नई रैली शुरू होती है, जिसको हमने आज से नहीं बहुत सालों से देखा भी है। स्टेक की बात कीजिए, राधा कृष्णन दमानी साहब की कंपनी है, जिसमें उनका स्टेक दोस्तों इस क्वार्टर में डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, और सरप्राइजिंगली इस कंपनी में बोनस का ऐलान दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी हमें देखने को मिलती है, जिनके पीरे ग्रुप हो या ITC, गोदरेज फिलिप, ये सब दिखाई पड़ते हैं। राधा कृष्ण दमानी सर की होल्डिंग दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी 2x हो गई है, और कंपनी में बहुत सालों के बाद, इवन अगर आप देखें तो 7 से 8 साल के बाद एक तगड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस बात का बहुत ही हाई चांसेस है कि पुराना ब्रेकआउट टूटते ही शायद नए ब्रेकआउट की तैयारी भी हमें दिखाई पड़ सकती है। ITC की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वही 1000 के लेवल पर जाके कंपनी फंस चुकी है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर IRCTC भले नाम में रेलवे है लेकिन काम में वैसा नहीं है, बट दोस्तों एक समय जब रेलवे स्टॉक बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहे थे ना, IRCTC के IPO डबल रेट में खुले थे, मुझे अच्छे से याद है। मतलब जिस प्राइस में IPO आए थे उसकी डबल लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद उसे स्टॉक नॉन स्टॉपेबल ना भागते ही रहा था। IPO के प्राइस से गैस कंपनी ऑलमोस्ट 18 से 20 गुना भागी थी। 320 रुपये के आसपास IPO आई थी, और 6,300 से लेके 6,500 के आसपास कंपनी का टॉप था। उसके बाद कंपनी में स्प्लिट हमें देखने को मिला। तो उस लेवल से अगर आप देखें कि IPO के प्राइस से कंपनी किस लेवल पे है पोस्ट स्प्लिट ना, अभी भी मेजर पैसा बने। रही बात कंपनी की टॉप की, जिस दिन का इसे ब्रेक होगा तो कंपनी फिर से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। तो कंपनी के नंबर्स आना अवेटिंग है, हम देखते हैं कि नंबर्स कैसे होंगे, बट कंपनी बहुत ही अच्छे बिजनेस मॉडल में काम करती है, और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू में गैस मैं ज़रूर इस कंपनी को लंबे अवधि के लिए जस्ट लाइक VBL इसको होल्ड करता हूँ। नंबर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 250 रुपये का स्टॉक कब 2000 के आसपास आया। आपने देखा था कि इस कंपनी को हमने बहुत इनिशियल लेवल पर कवर किया था, मैंने आपको स्ट्रिक्टली कॉशियस भी रहने की सलाह दी थी या फिर बात कहा था। क्यों? तो उस समय कंपनी 2000 के आसपास गई थी, और क्विक 2100-2200 के लेवल से कंपनी में हमें 30% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। दोस्तों 2000 के प्राइस पर अगर आप ख़रीदते हैं ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी बहुत भाग चुकी है, वो दोस्तों खतरे की बात होती है। अभी भी क्या हमें जो जोन है एंट्री करने का मिल रहा है, मुझे कैसे अभी भी वेट एंड वॉच करने में ज़्यादा बेटर फील होगा। रही बात आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तब कंटिन्यू करें, शेयर्स को फ्री करके प्रॉफिट को छोड़ के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ दें, ये कहानी होती है। बट कंपनी ख़राब नहीं, अच्छी है, बट वैल्यूएशन दोस्तों 70 के आसपास जब हमने फाइंड किया था बहुत ही लेस वैल्यूएशन था। बट कंपनी ख़राब नहीं है, टॉप पे खरीदते हैं तो वेट करने के अलावा ऑप्शन नहीं है। बट आपने सही प्राइस में खरीदा है तो अभी भी आप तगड़े प्रॉफिट में होंगे। बताइएगा ज़रूर टीना रबर में आपने कब माल खरीदा था। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।